नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। एपीएन में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे रिहाई पर राजनीति। बात अन्ना के नए सियासी राग की भी होगी। साथ ही आपको दिखाएंगे बस्ती में पुलिस की ढिशुम ढिशुम। शुरुआत करते हैं जयललिता को तगड़े झटके से। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 6 मार्च को होगी। तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। वो अब 6 मार्च से पहले राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा नहीं कर सकती है। जयललिता सरकार के फैसले के बाद सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ट्वीट के जरिए जयललिता के फैसले पर आपत्ति जताई थी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले पर लोकसभा में भी जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 अभियुक्तों के संदर्भ में ऑर्डर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में राजनीति करते हुए 3 की जगह 7 लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया, यह निंदनीय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों के साथ आज तक सजा का काम नहीं हुआ। जिस प्रकार से उनको छोड़ा जा रहा है वो अन्याय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस रिहाई के फैसले के ऊपर भी हम अपनी असहमति जाहिर करते हैं। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने भी तमिलनाडु सरकार के फैसले का विरोध किया है। मेरा मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है ऐसा लोगों का, मगर इसमें गलती सरकार का है। सरकार इतना साल उनका जो क्लेमेंसी पिटीशन पेंडिंग क्यों रखा, इसका समाधान सरकार ही दे पाएंगे। मगर राजीव गांधी को हत्या किया देश का प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, फिर भी मैं ऐसी व्यक्तियों के ऊपर मेरा कोई व्यक्तिगत रूप में कह रहा हूँ, मैं ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। चलो, राजनीति में शामिल होने के मुद्दे पर केजरीवाल से किनारा करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे अब ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। दरअसल अन्ना ने 17 शर्तों की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों को भेजी थी। दीदी की हां के बाद अब अन्ना उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं। दीदी को सपोर्ट किया, वो व्यक्ति पार्टी समझकर नहीं किया है। तो समाज और देश के प्रति जो उनके विचार हैं, उस विचारों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जो समाज और देश के प्रति दीदी के विचार हैं, उन विचारों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। यूपी पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग का कोई असर नहीं हो रहा है। बस्ती में पुलिस ने एक युवक की पूछताछ के दौरान जमकर धुनाई कर दी। बीच चौराहे पर पुलिस लात घूंसों की बरसात करती रही और युवक गिड़गिड़ाता रहा। इस बात की जानकारी जब बस्ती के एसपी वीपी श्रीवास्तव को फोन पर दी गई तो उन्होंने पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। बांदा में बिजली विभाग ने लोगों को सहूलियत देने के नाम पर ई बिलिंग सिस्टम लागू किया, लेकिन पहले ही दिन बिलिंग सेंटर पर जमकर बवाल हुआ और बांदा के पीली कोठी बिजली विभाग में बिल जमा करने के लिए एक काउंटर और खोला गया। सुबह से ही महिलाओं और पुरुष में लाइन को लेकर कहासुनी होने लगी, लेकिन मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब बेलन गैंग की महिलाओं ने आकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और बिजली विभाग ने महिलाओं के लिए अलग से एक काउंटर खोला। मेरठ में बिजली की कटौती से आम आदमी बेहाल है। इसका कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि वो शहरों में 20 से 22 घंटे बिजली सप्लाई करती है। क्या है हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है 21वीं सदी का उभरता हुआ भारत। ये तस्वीर है यूपी के मेरठ की। जी हाँ, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश के राज्य की सूबे की सरकार ने 22 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। जनता बेहाल है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। जरा वादों की हकीकत सुनिए। वो जो भी दावा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल झूठा। और आज ही सुबह से करीब 10:30 बजे लाइट गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। सभी व्यापारियों के इन्वर्टर तक बोल गए
और अभी तो सिर्फ गर्मी की शुरुआत भी नहीं है तब लाइट का ये हाल है। और पेपर चालू होने वाले हैं बच्चों के, व्यापार पे इसका उल्टा असर पड़ता है कि जब लाइट नहीं होती है और इन्वर्टर बंद हो जाता है तो हम लोगों को 6:30-7 बजे तक दुकान बढ़ानी पड़ जाती है। इससे बच्चों की इतनी प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें। प्रशासन कह देता है वो बात होती नहीं पूरी कभी। तस्वीर सामने है, बावजूद इसके कागजी और सरकारी बयानी तौर पर सब दुरुस्त है। कागजों में बिजली सप्लाई का खाका तैयार है, कहां कितनी बिजली सप्लाई होती है। अब जरा यहाँ के चीफ इंजीनियर क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए। कोई भी सिस्टम हो, मुझे जितना मिल रहा है हमेशा मेरी ख्वाहिश उससे बेहतर की होती है और उसमें गलत भी नहीं। विपक्षी पार्टी बीजेपी इसके लिए पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि मायावती को मूर्ति बनाने से फुर्सत नहीं थी और अब सपा सरकार को लैपटॉप बांटने से फुर्सत नहीं है। अगर बिजली पानी का यही हाल रहा तो एक दिन यूपी से सभी उद्योगपति पलायन कर जाएंगे और जनता सड़कों पर आ जाएगी। प्रदेश का हाल ये है कि जितने वादे कर रहे थे झूठे हैं, खोखले हैं, कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे। बिजली क्या, यहाँ पर तो अब तो बिजली के बारे में तो सीधा है। बिजली कहते हैं सरकार जो बोलती है उसका कहना होता है कि हम तो 24 घंटे बिजली 14 घंटे शहर को दे रहे हैं, जबकि पूछना नहीं है कि ना मेरठ में बिजली है ना देहातों में बिजली है। वादे तो वादे हैं, वादों का क्या ये तो जनता भी जानती है। लेकिन ये भी सच है कि इस बिजली ने कईयों की बत्ती भी गुल की है। कहीं दिल्ली की गद्दी का ख्वाब देख रही सूबे की समाजवादी सरकार के मंसूबों पर बिजली पानी से परेशान जनता पानी न फेर दे। बिहार के बॉर्डर से सटे 2 ग्रामीणों को आतंकी ठहराए जाने पर बिहार विधानसभा के बाहर माहौल उस समय गर्मा गया जब परिसर में मौजूद शख्स ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी दे दी। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल ने ग्रामीणों को अपने गांव का बताकर मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, इसलिए NIA से जांच होनी चाहिए। यही आवेदन देने के लिए कि इस तरह का नाम हंगामा होता है, बार बार नाम आता है, हम कैसे जी पाएंगे। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम बाले बच्चे अपना आत्मदाह करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया के सामने खड़ा ये शख्स अपने आप को निर्दोष कह रहा है। दरअसल इस पर जो आरोप लगा है वो जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के सशस्त्र सीमा बल ने इसे आतंकवादी बताया है। कि मेरा नाम आतंकी में आ गया, SSB आतंकी में दिए नाम, इसलिए हम तो आज तक पटना आए नहीं थे। तो आज पटना आए हैं कि मुख्यमंत्री से अपना आवेदन दे के हमने इसका निर्णय लिया। इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में भी राजनीति शुरू हो गई है। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल दोनों ग्रामीणों को अपने गांव फुलवरिया का बता रहे हैं, निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पूरे मामले की जांच NIA से कराने की मांग कर रही है। तो साफ है कि बिहार विधानसभा में विगत 3 दिनों से इसी बात की चर्चा हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजाबते जो अपना स्पीच दिया उसमें फुलवरिया गांव का नाम आया था। जो ढाका का फुलवरिया वो मेरा अपना गांव है और मेरे दोनों ग्रामीण हैं। SSB ने मंत्री जी का नाम दिया, वो SSB से पूछिए, लेकिन इन लोगों का नाम किस परिस्थिति में दिया ये आश्चर्यजनक है। जब ये आतंकी नहीं है तो मंत्री जी से कनेक्शन की बात कहाँ है? उनको विधानसभा के परिसर में लाना, उनको पास देना, उनका वक्तव्य दिलवाना, ये बड़ी चिंता की बात है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सेंट्रल एजेंसी जांच होनी चाहिए। जामिल अख्तर पर आरोप है कि वो पाकिस्तान जा चुका है और आतंकियों से उसके सीधे ताल्लुकात है। लेकिन आरोपी कह रहा है कि वो पटना पहली बार आया है। ना कहाँ पर अभी तो पटना आए नहीं कि आज पटना है। हम तो बॉर्डर पर रहबे करते हैं, बरगिनिया में साइकिल दुकान है मेरा। जामिल का आतंकी कनेक्शन अब सियासी रंग लेता जा रहा है क्योंकि सवालों में निर्दलीय विधायक की साख भी दांव पर है और हंगामा बीजेपी ने शुरू किया है। लिहाजा बिहार सरकार मामले को एजेंसी जांच के लिए नहीं भेज रही, गर्म होती सियासत पर रोटी सेकना चाहती है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए APN।